Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों आप सब लोग एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन समय रैना के बारे में जानते होंगे, राइट? इनका एक शो आया करता था इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम से। अब उसमें उस शो के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के जोक्स किए जाते थे, राइट? एंड कई बार ऐसा हो जाता है कि जोक्स जब हम करते हैं तो उससे किसी ग्रुप की या कुछ लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ नोटिस करी। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इस पर्टिकुलर शो के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी की यहाँ पे मजाक उड़ाया गया। जैसे कई बार जोक करते समय बोल दिया कि भाई तू तो लंगड़ा है, तू ऐसे है, तेरे से ये नहीं होगा, तेरे से वो नहीं होगा। वो जोक की फॉर्म में बोला गया, पर उससे पूरे के पूरे जो आपका एक कम्युनिटी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, उसको एक तरह से उनकी भावनाएं आहत की गई हैं यहाँ पे। और ऐसा मल्टीपल चीज़ों के साथ हो सकता है। आज हम यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी के मजाक उड़ा रहे हैं, कल को हो सकता है महिलाओं का, बच्चों का, सीनियर सिटीजन्स का, उनका मजाक उड़ाएं। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई एक तो होती है आपकी फ्री स्पीच जिसको आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हो, एक होती है आपकी कमर्शियल स्पीच। कमर्शियल स्पीच का मतलब जब आप बोलकर कुछ पैसा कमा रहे हो। एक होती है आपकी प्रोहिबिटेड स्पीच। प्रोहिबिटेड स्पीच चलो वो हो गया जहां पर आप दो धर्मों के बीच में कुछ लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हो, वो तो अलाउड ही नहीं है। कमर्शियल स्पीच में पता क्या होता है, जैसे अब ये समय रायना है, ठीक है, अब ये कोई जोक करेंगे, इनको पैसा मिलेगा उस चीज का, राइट? अब जब कमर्शियल स्पीच होती है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्या उससे कोई कम्युनिटी इम्पैक्ट तो नहीं हो रही। ये देखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हमारी सरकार को ये बोला है कि भाई आप सोशल मीडिया कंडक्ट रूल्स लेकर आइए, क्योंकि अगर हम इस तरह से चीज़ों को खुला छोड़ देंगे तो हमारा जो कम्युनिटीज़ हैं वो हमारी सोसाइटी में डिग्निटी के साथ नहीं रह पाएंगी। जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि इस तरह के जोक्स किए गए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, तो वो कम्युनिटी की जो भावनाएं थी वो भी आहत हुई। अब उनको अच्छे से सोसाइटी में रहने में काफ़ी परेशानी आएगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फ्री स्पीच को बैलेंस करें विद द लिविंग इन सोसाइटी विद डिग्निटी। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करी है। प्लस एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि भाई जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और एडवोकेट्स ने भी ये बोला है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। इससे एक पूरी की पूरी जनरेशन इफेक्ट होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये एक अच्छा मैसेज लेकर आए कि वही अपने आप में एक पॉजिटिव मैसेज के थ्रू ये बताएं कि हमें जब भी कुछ जोक करना है या कुछ भी ऐसे करना है, तो वहां पर किसी भी कम्युनिटी को हम यहाँ पे इम्पैक्ट ना करें इन अ नेगेटिव सेंस। तो ये बात आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। इनफैक्ट आई वुड वांट कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या जोक करते समय ये देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? आप भी डेफिनेटली कमेंट्स में इसके बारे में बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बहुत ही दुखद खबर हमें इसराइल और जो गाज़ा वाला रीजन है वहाँ से ये आ रही है कि इज़राइल मिलिट्री के द्वारा अटैक किए गए हॉस्पिटल के ऊपर, जिसमें कम से कम 20 लोगों की डेथ हुई है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि उनमें 5 जर्नलिस्ट भी थे, राइट? जब इसके रिगार्डिंग इसराइल की मिलिट्री से पूछा गया तो इसराइल की मिलिट्री ने कहा कि वो माफ़ी मांगते हैं इस पर्टिकुलर अटैक के लिए। एंड साथ ही साथ उनको काफ़ी दुख है इसके पीछे, क्योंकि ऐसे लोगों की डेथ हुई है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से जिनका कोई इस युद्ध के साथ उनका रिलेशन ही नहीं था। तो इसराइल मिलिट्री ने यहाँ पे काफ़ी दुख जाहिर किया है कि इस तरह से जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे उनकी भी डेथ हुई है। तो दैट इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? तो दोस्तों डेट है आज की 26 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो सी सेट बैच है वो यहाँ स्टार्ट हो चुका है। एंड डेफिनेटली ये बैच अपने आप में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है सी सेट के लिए, हर एक कंपोनेंट को यहाँ पे ध्यान रखा गया है। चाहे वो आपके प्रैक्टिस हो, चाहे वो आपके डीपीपीज हैं, आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेटिव बैंक। सबसे पहले मैं आपको ना कोऑपरेटिव बैंक के बारे में समझा देता हूँ। देखो एक तो होते हैं आपके कमर्शियल बैंक्स। जब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की, इनका काम होता है प्रॉफिट के लिए काम करना। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव बैंक्स ना,
कोऑपरेटिव बैंक्स का मेजर जो पर्पस होता है वो कम्युनिटी ओरिएंटेशन होता है या कम्युनिटी की नीड्स को सर्व करना होता है। अब होता पता क्या है, मान लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे साथ में आ जाते हैं एंड बहुत सारे लोग साथ में मिलकर एक तरह से अपना बैंक ओपन कर लेते हैं, तो वो एक कोऑपरेटिव बैंक बन जाता है। एक्चुअली इसका आप कॉन्सेप्ट समझना कि ये जो लोग हैं जिन्होंने पैसा एक तरह से बैंक में डिपॉजिट करवाया है, यही इस बैंक के ओनर हैं। तो एक्चुअली ना कई बार आपके कोऑपरेटिव बैंक को कस्टमर ओन्ड बैंक के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि जो लोग उसके डिपॉजिटर्स हैं वही उसके मालिक हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे 3 लेवल के ऊपर आपको ये बैंकिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। स्टेट लेवल के ऊपर आपको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिल जाता है। एंड गांव के लेवल के ऊपर, विलेजेस के ऊपर आपको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज देखने को मिलती हैं। तो ये 3 टीयर स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे पता क्या हुआ है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो UIDAI है उसने यहाँ पे आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क यहाँ पे लॉन्च किया है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इसका रीजन यही है कि हम ये चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपना अकाउंट खुलवाना है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स बड़े आराम से आधार के माध्यम से उनका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग नोटिस करते हो ना कि आपको केवाईसी कराना पड़ता है या ऑनलाइन केवाईसी कराना पड़ता है, नो योर कस्टमर, तो वो आपका बड़े आराम से हो सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन बहुत आराम से हो जाएगा, तो अकाउंट को खोलना बहुत आसान हो जाएगा। और जब इस तरह से अकाउंट वगैरह खुलने आसान हो जाएंगे, तो अगर मान लीजिए सरकार चाहेगी उनके अकाउंट में कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना DBT के माध्यम से, तो वो भी अच्छे से हो पाएगा। तो ये फ्रेमवर्क यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये फ्रेमवर्क जब आप क्या नई जो मिनिस्ट्री बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, नाबार्ड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके साथ कंसल्टेशन के बाद डिजाइन हुआ। तो ये जो फ्रेमवर्क है आपका, ये 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड 352 DCCBs के रिगार्डिंग यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है। तो आधार बेस्ड सर्विसेज जो होंगी वो सारे कोऑपरेटिव बैंक सब इस तरह से एक्सेस कर पाएंगे। अब ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ना जो हमारा UIDAI है जो पूरा आधार का काम देखता है, उसके साथ केवल और केवल आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर होंगे। मैंने आपको बताया था ना स्टेट लेवल के ऊपर कौन है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सिर्फ इनको रजिस्टर करना होगा विद द UIDAI। अब क्वेश्चन आता है कि फिर सर ये DCCBs कैसे वर्क करेंगे। देखो एक्चुअली पता क्या है, ये जो मॉडल है ना वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर हो जाएंगे। अब उसी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो आपका सिस्टम होगा वो DCCBs भी इस्तेमाल कर लेंगे। मान लो एक स्टेट के रिगार्डिंग था ना, तो उसमें जो भी DCCBs आते हैं वो सारे के सारे वही आधार एप्लीकेशन, वही IT सिस्टम को इस्तेमाल कर लेंगे अपने अपने वाले का। DCCBs को अलग से रजिस्टर करवाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, खुद का अलग से IT इंफ्रास्ट्रक्चर करवाने की जरूरत नहीं है। तो इससे फायदा यही होगा कि अकाउंट ओपनिंग सिंपल हो जाएगी, DBT बेनिफिट्स बड़े आराम से पहुंच पाएंगे, बैंक्स भी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या आधार पेमेंट ब्रिज इनका इस्तेमाल कर पाएंगे एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन आराम से हो पाएंगी। तो इनफैक्ट ना 2025 का जो साल है वो UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई हमारे जो कोऑपरेटिव्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है उसके साथ ये स्टेप भी अलाइन करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स को भी मदद मिलती है यहाँ पे कि वो भी भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएँ। हमारा क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन है तो सिक्योर, फास्ट एंड पेपरलेस हो पाएगा उन लोगों के लिए जहाँ तक अभी तक बैंक अच्छे से पहुँच नहीं पाया है, जो हमारे अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है। एंड लास्टली ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, सर्विस डिलीवरी यहाँ पे बेहतर होगी एंड कोऑपरेटिव्स का रोल इस तरह से और बेहतर हो पाएगा। तो ये है हमारा आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। राइट। बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में आप जानते होंगे, इनको भी RBI ही रेगुलेट करता है। एंड बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी किस तरह से ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं एंड ये पार्टली गवर्न किए जाते हैं बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अच्छा, एक चीज़ आप लोग मुझे बताना, एक ना पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग, वो था डुअल रेगुलेशन का। राइट। हमने स्टैटिक के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है। अब दो चीज़ें आपको मुझे बतानी है। पहली चीज़, आप मुझे कमेंट्स में ये बताओगे कि डुअल रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है। एंड दूसरी बात कि जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 2020 के अंदर, तो इस 2020 के अमेंडमेंट के बाद क्या चेंजेस किए गए। जिन लोगों ने पढ़ रखा है स्टैटिक पोर्शन के अंदर, वो इन दोनों क्वेश्चंस का जरूर कमेंट में आप लोग आंसर करिएगा। चलिए, अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी आती है ना, उसमें कुछ नए वर्ड्स ऐड किए गए हैं। कौन से वर्ड्स ऐड किए गए हैं? वो है आपका स्कीबिडी, ब्रोलीगार्की, डेलिलू, ट्रेडवाइफ, इस तरह के नाम ऐड किए गए हैं।
अब ये जो शब्द हैं ये कहाँ से आए हैं? ये शब्द और किसी ने नहीं, ये आप लोगों ने ही बनाए हैं। आप लोगों ने मतलब अरे भाई ये आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर ये शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाए हैं, इट इज़ जस्ट लाइक कि दे गॉट वेरी, वेरी पॉपुलर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ना डिल्यूजन नहीं बोलते। जब मैं आप लोग बोल रहा हूँ ना, मैं आपका जो आपका जेन ज़ी जनरेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जेन ज़ी जनरेशन जो है वो डिल्यूजन वर्ड नहीं बोलती, उसकी जगह वो वर्ड बोलती है डेलुलु, ठीक है ना? कि कोई ऐसा इंसान जो रियलिटी से काफ़ी जुदा है, तो उसके लिए वर्ड आ चुका है डेलुलु। इसी तरह से ट्रेडिशनल वाइफ का एक शॉर्ट फॉर्म जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ट्रेड वाइफ आपका बोल देते हैं। मतलब कोई ऐसा महिला है जो कहीं न कहीं काम नहीं करती, या एक ऐसी महिला जो होम मेकर की तरह काम करती है, ठीक है ना? एक तो उस तरह से ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को डिफाइन करने के लिए एक टर्म जेन ज़ी वाले इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड वाइफ। उसी तरह से एक होता है ब्रोलिगार्की। ये वर्ड आया है ब्रो प्लस ओलिगार्की के कॉन्टेक्स्ट में। देखो कई बार हमें आज के समय ऐसा देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे वेल्दी लोग हैं, काफ़ी सारे पावरफुल लोग हैं, काफ़ी सारे नहीं बल्कि इनका एक छोटा ग्रुप है। तो ब्रो मतलब अपने दोस्त की, अपने कुछ ऐसे दोस्त, कुछ यार ऐसे हैं, वही काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अपना वर्चस्व बना के बैठे हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की अगर हम बात करूँ, तो वहाँ पर आपको इलॉन मस्क आपको देखने को मिल जाएँगे, और कुछ इनके खास जो दोस्त हैं, वो उन लोगों के पास ही काफ़ी सारी वेल्थ है। तो ब्रो मतलब कि अपने दोस्त यार वगैरह में, ओलिगार्की मतलब चीज़ों को कंट्रोल करना। तो उनको यहाँ पे दिखाने के लिए ये वर्ड है ब्रोलिगार्की। उसके अलावा जो जेनज़ी हैं वो स्किबिडी वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं काफ़ी ज़्यादा। स्किबिडी वर्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कोई ऐसा नॉनसेंसिकल इंटरनेट स्लैंग, बेसिकली ना एक स्किबिडी टॉयलेट वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएँगी यूट्यूब पे। मैं इनफैक्ट देख भी रहा था, रिसर्च कर रहा था कि आखिर ये है क्या? तो काफ़ी अजीब-सा लगा मुझे देख के, ठीक है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ जो काफ़ी ख़राब है, कुछ जोक की तरह पे या कोई कूल चीज़ को इस्तेमाल करना हो, तो वहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल होता था स्किबिडी। तो इन वर्ड्स को कैम्ब्रिज ने अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर दिया है। अब क्वेश्चन है कि इनका क्या ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पे कैम्ब्रिज को कि इन वर्ड्स को इस्तेमाल करें? देखो एक्चुअली ना कैम्ब्रिज का ऐसा मानना है कि जो लैंग्वेज है ना, वो स्टैटिक नहीं होती। लैंग्वेज अपने आप में समय के साथ इवॉल्व करती है। और ऐसा भी हमें लगता है कि जो वर्ड्स हैं ना, ये लंबे समय तक आगे सस्टेन करेंगे। तो जब ये बात है कि इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इनकी आने वाले समय में कंटिन्यू होने की पावर जो है वो बहुत-बहुत ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे ये सोच के यहाँ पे ऐड किया गया है। और काफ़ी ज़्यादा आज के समय टिकटॉक, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स में इनका इस्तेमाल बहुत-बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन ग्लोबल सोशल ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करते हुए ही उन्होंने यहाँ पे इन वर्ड्स को ऐड कर दिया है। ठीक है ना? तो इनकी सोशियोलॉजिकल डायमेंशन भी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी जो ट्रेड वाइफ वाला वर्ड था। लिंग्विस्टिक डायमेंशन भी है, जैसे मैंने बताया लैंग्वेज डायनामिक है, राइट? एंड इस तरह से अलग-अलग वर्ड्स दिखाते हैं कि आने वाले समय के अंदर किस तरह से बिग टेक्नोलॉजी का रोल रहने वाला है, ठीक है? ब्रोलिगार्की इसी वर्ड को यहाँ पे दर्शाता है। पर काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर क्वेश्चन भी रेज़ कर रहे हैं कि भाई डिक्शनरी क्या इस तरह से इवॉल्व होनी चाहिए कि हमारा जेन ज़ी क्या-क्या बोलेगा? जेन ज़ी तो कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या हमें हमारी जो लैंग्वेज जो इतनी प्योर लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उसमें इस तरह से चीज़ों को ऐड करना, डेलुलु वर्ड को ऐड करना, क्या इसकी कोई सेंस है या नहीं है? तो एथिकली इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठ भी रहे हैं। तो एक तरफ हमारा फ्रीडम आता है, एक तरफ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या किसी भी वर्ड को ऐड कर देना चाहिए, तो फ्रीडम है। पर अगर हम रिस्पॉन्सिबली देखें कि हाँ, लैंग्वेज की प्योरिटी को मेंटेन करना है, तो फिर शायद हमें नहीं ऐड करना चाहिए था। आप लोग क्या सोचते हैं? ठीक है? तो ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो इसके बारे में भी। ठीक है? तो ये 4 वर्ड आपको मेजरली पता होने चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज योर लिपू लेक पास। थोड़ा इसको भी हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग ना इसकी लोकेशन को जरा समझना। यहाँ पर आप नोटिस करना, ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप नोटिस कर पाओगे एक ट्राई जंक्शन है, यहाँ भारत है, यहाँ नेपाल है, और यहाँ जो तिब्बत का जो चाइना जो रीजन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर ना इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी डिबेट्स रहती हैं, खासकर इंडिया और नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक ऐसा रीजन है जो भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है, वो है ये वाला रीजन, ठीक है? ये है लिम्पियादुरा लिपुलेख काला पानी वाला रीजन। दरअसल में बात पता क्या है, आप लोगों को 1816 में एक ट्रीटी देखने को मिलती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सुगौली। ठीक है? ये जो ट्रीटी थी ना, ये जो ट्रीटी थी 1816 में, एक तो थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा था नेपाल का जो किंगडम था। उनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी। और ट्रीटी में ये डिफाइन किया गया कि जो आपकी रिवर काली है, जिसको हम लोग शारदा के नाम से भी जानते हैं,
उसको बाउंड्री माना जाएगा। ठीक है, दिक्कत ही कोई नहीं। पर दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है। भारत जो क्लेम करता है उसके हिसाब से रीजन इस तरह से है, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो भारत के अंदर आ जाता है। वेराज अगर हम बात करें नेपाल इस तरह से रीजन को मानता है, तो ये पूरा रीजन जो है वो नेपाल क्लेम कर देता है। सो दैट इज वाई दिस इशू इज देयर। अब 2020 में ना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी इसके रिगार्डिंग। 2020 में क्या हुआ, जो नेपाल ने ना अपना खुद का नया मैप यहाँ पे निकाल दिया, और उस नए मैप के अंदर उन्होंने ये पूरे रीजन को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया। दैट इज वाई ये रीजन काफी ज्यादा भारत और नेपाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी नेपाल ने ना ऑब्जेक्शन किया है, नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया है कि भाई लिपू लेक पास के थ्रू जो ट्रेड हो रहा है ना, ये जस्टिफाइड नहीं है। और भारत ने फिर बोला कि ऐसे कैसे नहीं, ये क्या मतलब बात हुई, ठीक है ना, पहले से ही हम ये तो काम करते आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत लंबे समय तक चलते आ रहे हैं, ये ट्रेड वगैरह तो होता आ जा रहा है, फिर क्या क्यों आप यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज वाई लिपुलेख पास इज इन द न्यूज। बाकी आप नोटिस करेंगे लिपुलेख पास का जो एल्टीट्यूड है वो 5000 मीटर देखने को मिल जाएगा कुमाऊं हिमालयस के अंदर, ठीक है। एंड हायर हिमालयस का एक तरह से रास्ता है, इट इज अ गेटवे, सेंचुरी से ट्रेड रूट की तरह यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है। और आप ध्यान में रखिएगा कि पहला इंडियन बॉर्डर पोस्ट जो चाइना के साथ ट्रेड के लिए ओपन हुआ था वो लिपुलेख पास ही था। उसके बाद फिर 2000 सॉरी 1994 में आपका शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वो ओपन हुआ। उसके बाद आप नथुला पास देखते हैं सिक्किम 2006 में, वो ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाकी हमारी जो मानसरोवर कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट है, ठीक है, वो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है ओल्ड लिपुलेख पास। इवन जो पिथौरागढ़ है आपके उत्तराखंड के अंदर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यात्रा। नेपाल का मैंने बता ही दिया आपका क्लेम था, और भारत का भी आपने क्लेम यहाँ पे देख ही दिया है। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि देखो यार, ये ट्राई जंक्शन इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन के ऊपर है। सो दैट इज वाई चाइना क्या कर रहा है, भारत के अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। बाकी इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर दारचूला लिपुलेख रोड भी कंस्ट्रक्ट करी थी, जिससे कहीं ना कहीं एक्सेस और बेहतर हो चुका है। एंड कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे छोटा एंड सबसे सिक्योर रास्ता इसी को माना जाता है। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों एरेका नट डेवलपमेंट की रिगार्डिंग। दोस्तों आप लोगों ने ना सुपारी के बारे में सुना होगा, या बीटल नट जिसको हम बोलते हैं। दरअसल में वो और कहीं से नहीं, वो अरेका नट पाम से ही यहाँ पे बनती है, ठीक है। और अगर हम बात करें ना एरेका नट की, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है एरेका नट का वो भारत ही है। लगभग दुनिया का 63% जो आपका प्रोडक्शन होता है एरेका नट का, वो भारत ही प्रोड्यूस करता है। एंड इनफैक्ट भारत में भी अगर हम बात करें ना, तो कर्नाटका एंड केरला, ये दोनों सबसे बड़े प्रोड्यूसर आपको देखने को मिल जाएंगे। लार्जेस्ट ऑब्वियसली कर्नाटका ही है। अब होता पता क्या है, आज के समय इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं अरेका नट के रिगार्डिंग, सो दैट इज व्हाई इट इज इन द न्यूज़। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको और बता देता हूँ, क्योंकि ये कई बार न्यूज़ में आ चुका है। इसकी अपने आप में कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। एंड ये 28 डिग्री नॉर्थ से लेकर 28 डिग्री साउथ, यानी कि इक्वेटर के 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री साउथ, इस रीजन के बीच में यहाँ पर ये मोस्टली ग्रो किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसका जो टेम्परेचर इसको चाहिए होता है वो 14 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता है तो ग्रोथ काफ़ी इफेक्ट होती है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तब भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। एल्टीट्यूड होता है इसका 1000 मीटर तक का। एंड बहुत अच्छी खासी इसको बारिश चाहिए, ठीक है, 750 mm से 4500 mm एनुअली के बीच में। तो कर्नाटका और केरला में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, दैट इज वाई इट इज ग्रोन वेल देयर। बाकी इरिगेशन भी ज़रूरी होता है, अगर मान लो कई बार बारिश नहीं होती है। और सही समय जो होता है इसका वो जून से दिसंबर का माना जाता है। लेटराइट रेड क्ले सॉइल के अंदर यहाँ पे ग्रो किया जाता है। एंड लेटराइट रेड लोम एलुवल सॉइल इसके लिए सबसे बढ़िया सूटेड आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी ना एक्चुअल में ना एरेका नट की काफ़ी सारी अलग अलग ग्रेड्स आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे नूली और हसा है, ठीक है ना, ये काफ़ी इनकी क्वालिटी काफ़ी शानदार मानी जाती है। दैट इज़ वाई अगर आप ये वाली ग्रेड्स को खरीदना चाहते हो तो बहुत महंगा होता है। बाकी वाली जो है वो उतनी यहाँ पे महंगी ग्रेड्स नहीं है, पर ये नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, नूली, हसा, राशि, बेट, ठीक है, गोरा बलू, ये इसी की मार्केट ग्रेड्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ये क्वालिटी को दर्शाता है। इसमें वैरायटीज हैं, जैसे एक होती है वाइट वैरायटी, एक होती है रेड वैरायटी। वाइट वैरायटी वो होती है जहां पर आपने फुली राइप नट्स जो होते हैं उनको आप हार्वेस्ट करते हो और 2 महीने फिर सूरज के अंदर उसको सुखाते हो, ठीक है ना। और रेड वैरायटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ग्रीन नट से ये प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब फुली राइप नहीं होते, फिर उनको बॉयल करके हस्क और फिर सुखाया जाता है, उसको हम रेड वैरायटी के नाम से जानते हैं। तो ये है एरेका नट के बारे में जो आपको क्लियर होना चाहिए।
अच्छा, एक टॉपिक मैंने आपको ना एक बार होमवर्क दिया था, बाद में मैं आपको बताना भूल गया था। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था एक दिन कि फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या अंतर होता है? थोड़ा-सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक दिमाग से मेरे निकल गया था। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 15 अगस्त वाले दिन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट कंप्लीटली स्लिप्ड माय माइंड। देखो, एक्चुअली पता क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को पता क्या होता है, हमारा जो तिरंगा झंडा होता है ना, वो नीचे होता है यहाँ पे। उसको हम यहाँ पे होस्ट करते करते, जैसे आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, ये ऊपर लेकर आ जाता है। दिस इज नोन एज फ्लैग होस्टिंग। ठीक है ना, कि प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, फ्लैग को पुल उसको पुल करते हैं, मतलब जो यहाँ पे स्ट्रिंग होती है, एंड उसके माध्यम से हमारा जो फ्लैग है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे फ्लैग होस्टिंग। जब हम बात करते हैं ना फ्लैग अनफर्लिंग की, अनफर्लिंग में पता क्या होता है, अनफर्लिंग में आपका जो फ्लैग है वो ऊपर ही होता है, बस वो यहाँ पे बंद होता है, एक तरह से आप कह लो कि उसको हम ओपन करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये डिफरेंस है। तो आप फर्क समझिएगा कि जब बात होती है ना 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं, वो क्या करते हैं, वो अनफर्ल करते हैं फ्लैग को। उसको ऊपर नहीं लेके जाते, वो ऑलरेडी ऊपर ही होता है, वो टॉप पर ही होता है, बस उसको यहाँ पे आपका अनफर्ल किया जाता है। 15 अगस्त वाले दिन हम फ्लैग को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग। और ये जो फ्लैग होस्टिंग की जाती है, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। दो तीन डिफरेंस आप ध्यान में रखना। एक तो यही वाली बात है कि 26 जनवरी को अनफर्ल किया जाता है, 15 अगस्त को होस्ट किया जाता है। बाकी 26 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वो लीड होते हैं, और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, एक दिन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक दिन ऊपर ही है उसको ही चेंजेस किए जा रहे हैं। देखो, आप एक बात अंडरस्टैंड करो, 15 अगस्त को ना हम आज़ाद हुए थे, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक नए देश का जन्म हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, तो पहले हम कॉलोनियल रूल में थे, वहां से हमने एक शिफ्ट किया, एंड हम एक ऊपर आए हैं, हम एक फ्री देश बन पाए हैं, हम एक सॉवरेन राष्ट्र यहाँ पे बन पाए हैं। ठीक है, एक नए देश का जन्म होता है। फिर यहाँ पे जब 26 जनवरी की बात होती है ना, तो भाई आज़ाद तो हम पहले से ही थे, पर हमने यहाँ पर अपने संविधान को, अपने रिपब्लिक प्रिंसिपल्स को हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो इसीलिए नीचे से ऊपर नहीं हम गए, ऊपर हम ऑलरेडी थे, पर उसको यहाँ पे हमने फ्लैग को अनफर्ल किया है केवल। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है ना, तो 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन का दिन है, 15 अगस्त जो है हमारा आज़ादी का दिन है। ठीक है, बाकी सेरेमोनियल फंक्शंस तो डेफिनेटली दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये फर्क है 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में, जो आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था शॉम्पन ट्राइब के बारे में। दोस्तों, शॉम्पन ट्राइब को डी नोटिफाइड ट्राइब नहीं, बल्कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा यहाँ पे मिला है। सो दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है जो पीवीटीजी का आइडेंटिफिकेशन हुआ वो मंडल कमीशन से हुआ, नहीं, इसके लिए आपका एक कमीशन था जिसका नाम था देभार कमीशन, इसलिए सेकंड भी इनकरेक्ट होगा। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरपर्सन आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, यस, 1977 के अंदर फॉर्म हुई थी अंडर यूनेस्को, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। एंड लास्टली, इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स की बात करें तो ये टीटी बेस्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, जो कि बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।